एक एतराज इस पे किया जा रहा है आपके मुखालिफिन की तरफ से, वो ये है कि जिस पीटीआई ने तो रिलीफ मांगा ही नहीं था, तो पीटीआई को रिलीफ कहाँ से मिल गया, कैसे मिल गया? इसकी कोई माजी में कोई मिसाल कोई देंगे कि जहाँ रिलीफ मांगने को गया नहीं है, किसी को पटिशनर नहीं है, लेकिन उसको रिलीफ मिल गया, इसकी कोई मिसाल माजी से? जी देखिए, इसकी मिसालें काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये मुनफरिद हालात थे। ऐसी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी यकीनी तौर पे। ये पहला केस था इस किस्म का, क्योंकि ऐसे से पहले कभी रिज़र्व सीट्स का मामला आया ही नहीं। तो ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि रिज़र्व सीट्स किसी को दे दी गई हों। लेकिन ऐसा हुआ भी कभी नहीं कि किसी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिज़र्व सीट्स उन लोगों को दे दी हों जो आइन के मुताबिक जो अपनी जीते ना हो। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत सीनियर लॉयर हैं, कि इस केस की हेयरिंग के दौरान बार बार ये बात आई कि पीटीआई इसमें क्यों नहीं पार्टी बनती। तो उस दौरान भी पीटीआई ने क्यों नहीं फैसला किया कि वो पार्टी बन जाए? कोई वकील उनकी तरफ से पेश नहीं हुआ, किसी ने उनकी तरफ से केस आर्ग्यू नहीं किया। सारे वकला ये कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दी जाएं, तो पीटीआई की कोई बात नहीं कर रहा था। फिर भी पीटीआई का मौक़िफ़ इतने सारे जजेस ने कैसे तस्लीम कर लिया? किस बुनियाद पे, या कुछ और भी था? जी, मेरी नज़र में आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पीटीआई तो वहाँ नहीं थी और पीटीआई ने इस्तदा नहीं की। लेकिन आपको जब ये हेयरिंग हो रही थी तो आपको याद है कि जज साहिबान अज खुद बार बार जिक्र करते रहे कि हम ये फ़ैसला करना चाहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, हम ये फ़ैसला करना चाहते हैं कि अवाम ने वोट किसको दिया था, और हम ये अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जो वाक़यात हुए उनको हम भी जानते हैं और सब ने देखा, सुना और समझा, और हम उस समझ बूझ के मुताबिक हम ये अवाम का जो मैंडेट है उसको ज़ाया नहीं कर सकते टेक्निकलिटी पे कि ये पीटीआई नहीं आई या पीटीआई ने इस्तदा नहीं की। हम ये टेक्निकल केस नहीं है, ये एक जमहूरियत का केस है, ये आइन में लोगों ने जो मैंडेट दिया उनका केस है, और ये उन औरतों का केस है और उन माइनॉरिटी के लोगों का केस है जिनका हक बनता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करें। तो हम उसको उस एंगल से देखेंगे और टेक्निकलिटी छोड़ देंगे। तो मेरा ख्याल है ये हालात का केस था, और अगर आप वो शॉर्ट ऑर्डर पढ़ें। ठीक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, अब वो पार्लियामेंटी जमात नहीं रही, क्योंकि उनके तो सारे मेंबरान जो 41 हैं उनकी तो लिस्ट भी नथी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि अगर वो पीटीआई में जाना चाहते हैं, हल्फिया बयान देते हैं। तो अब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो पार्लियामेंटी जमात तो नहीं रही ना कानूनी तौर पे? जी, इसके बाद पार्लियामेंट्री जमात तो नहीं रहेगी, और यकीनी तौर पे जो लोग पीटीआई को ज्वाइन कर जाएंगे वो फिर पीटीआई को एक तरह से पार्लियामेंट्री जमात वापस बना दिया है। मेरी नज़र में पीटीआई वैसे तो अब आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस स्टेज पे भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की है, तो क्या आपके ख्याल में अभी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं कि आपके इस रास्ते पे मजीद रुकावटें वो खड़ी कर सकते हैं? आपको ऐसा कोई खतरा महसूस हो रहा है इतने वाज़े फैसले के बावजूद? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ख़दशा था, जो मेजॉरिटी ने जो जजमेंट लिखी है उसमें जो 8-9 नुकात डाले हैं, उनको ये पता था कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में कोई मुदाखलत करे या कोई कदगन डाले। तो उसके लिए उन्होंने बड़ा क्लियरिटी से कह दिया है कि क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह लोग पहले इजाज़त लेंगे पीटीआई से, और उसके बाद एक अपनी डिक्लेरेशंस और फॉर्म्स डालेंगे। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का तो अब रोल कोई रहा नहीं इसमें? आप वो 41 जो है वो पीटीआई के ही मेंबरान के सफर होंगे? जी बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं छोड़ा अदालत ने। ठीक है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सियासी है। जी उमर अयूब साहब और हामिद रजा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान के इस्तीफे का मुतालबा किया है। अब इस फैसले के बाद आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है? यकीनी तौर पे जस्टिफाइड है जी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ये बहस कर रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये केस, तो मैंने उनको कहा था कि आप इतनी गैर आइनी हरकत ना करें
कि रिज़र्व सीट्स जो किस पार्टी की नहीं बनती, आप उनको उठा के दे देते हैं। आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, और आप अगर एक जमात के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और दूसरी जमातों को फेवर करेंगे तो आपका जो एक रोल है आइन में, जो जिम्मेदारी है, उसकी नफ़ी होगी और आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने जोर में था, उन्होंने नहीं माना। मेरी नज़र में अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैम्प कर दिया है, जी देखें, बड़ा फ़र्क। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदारा है जिसका फ़र्ज़ है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे, और उनका आइन में फ़र्ज़ है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में फ़ैसला ना करे, वो अपना आज़ाद आइन के मुताबिक फ़ैसला करे। ये रोल उनका है, और अगर वो उसकी नफ़ी करते हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है, क्योंकि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे। जहाँ तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, उन्होंने तो फैसला करना होता है कि ये जो फैसला किया है ये दुरुस्त है कि गलत है, इसलिए उनका ये काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, और अगर वो जिम्मेदारी में नाकाम होते हैं, बल्कि नज़र आ जाता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं और किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। शुक्रिया अली ज़फ़र साहब हमसे बात करने का। प्रोग्राम जारी रखते हैं। हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, सीनियर लीडरान में से रह चुके हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, वज़ीर इत्तलात, लेकिन आजकल वो पाकिस्तान, उनका दिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, दिमाग भी है, लेकिन वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ है या नहीं है, और जो आज फैसला आया है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। फवाद साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। इतने दिनों से हम आपको इनवाइट कर रहे थे। नहीं, मैं असल में बस केसेस ही इतने हैं, तो हम लाहौर, मुल्तान, इधर उधर थे, तो मैंने कहा जो ही इस्लामाबाद आएंगे। अच्छा, तो मैं आपसे आपके कुछ इंटरव्यूज़ अभी टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ पे चले, मैं वो सुन रहा था, तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई। मुझे लगा कि आपके अंदर कोई दुख है, गम कह लें आप उसको, और वो मुझे ऐसा लगा कि यू आर मोर हर्ट देन एंग्री। होता है ना, इंसान मुश्किल हालात में से गुजरता है तो गुस्सा आ जाता है उसके अंदर, आपके अंदर कुछ दुख ज़्यादा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, और हमारे ज़ाहिर है देखने वाले भी जानना चाहते हैं, आपका ये दुख ज़ाती जो है या जो सियासी है इस मुल्क के साथ जो हो रहा है, जो हालात है हमारे, उसको शेयर करेंगे कि ज़ाती दुख कितना है, सियासी दुख कितना है, मुआशरती दुख कितना है? नहीं, जाहिर है जी, कोई देखिए, हमारा तो प्रॉब्लम है ना, हमारा ना बाहर तो हमारा साइकिल भी नहीं है अपना, हमारा तो सब कुछ ही पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में जो है वो हमारी उम्र बीती है और अगली उम्र भी यही बीतनी है, और जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, जिस तरह की बर्बरियत, फस्तायत जो आपने यहाँ पे देखी है, आप भी यहाँ पे ही रहे हैं, आप बाहर नहीं चले गए, और वो और हमारे साथ भी जो हुआ वो भी आपको पता ही है, जैसे हुआ मामला हुआ, तो जाहिर है इसका दुख भी बहुत है और फिक्र भी बहुत है कि आगे कैसे चलेगा मामला, और कैसे हम इस सोचा आपने आगे कैसे चलेगा इस दुख को? दुख लगता है ये किसी जिल्टेड लवर का है। नहीं, बात यह है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट से, वो तो बड़े अच्छे ताल्लुक, मतलब हमेशा ताल्लुकात रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। सारे मतलब कौन से आर्मी चीफ से जो है वो मेरे ताल्लुकात नहीं थे, कौन से डीजी साहब से मेरे ताल्लुकात नहीं थे, और अभी तक जो है वो हमने हमेशा एहतराम का ताल्लुक़ रखा है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रियलिटी है, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट, उसको आप अच्छा, तो आपका दुख ये है कि एस्टैब्लिशमेंट से आपका ताल्लुक था, मोहब्बत थी, वो अब ख़त्म हो गई है, वो दोबारा रिस्टोर होनी चाहिए। देखिए, मैं और आप, लेकिन आप शुरू में तो ये कहते रहे हैं कि बाहर निकले। आप पे सबसे ज़्यादा जो परवेज़ राय साहब का भी ऑब्जेक्शन आप पे यही था कि आपने हमेशा प्रमोट किया है कि अग्रेसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, सड़कों पे आओ, निकलो, एहतजाज करो। अभी भी आप कह रहे हैं तो अग्रेसिव पॉलिटिक्स से मुराद, दूसरी तरफ फिर ये तो होगा, मारामारी तो होगी नहीं, तो फिर अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने का मतलब ये तो नहीं है कि आपने बंदूकें उठा लेनी है। देखिए ना, हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि सड़कों पे आओ, खान वैसे बाहर नहीं निकलेगा तो क्या जेल तोड़ के आप बाहर निकालेंगे? नहीं, बातचीत ही होगी, बातचीत सड़कों पे होगी। बातचीत नहीं हो रही ना। मसला क्या है? मसला ये है कि आपने फैसला कर लिया है, ये हुकूमत सियासी तौर के ऊपर हार चुकी है, इखलाकी तौर के ऊपर इनकी कोई है ही नहीं बुनियाद। ये आप कह रहे हैं कि आप फिजिकली हमें निकाल सकते हैं तो निकाल लें। अब आपने एक तहरीक का एक, आप समझिए कि एक आपने बैकअप तो बनाना है।
तो आपने बातचीत कब होगी? अगर हुकूमत ये कह रही तो हमें फिजिकली निकाल सकते हो तो निकाल लो। हाँ। आज जो फैसला आया है इसमें पीटीआई की सीटें बढ़ गई, पीटीआई की 109 हुई हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है पार्लियामेंट। नहीं, ये 92 प्लस हो गई ना, 15 114 हो गई और प्लस एक वो क्यू वाला जो गलती उधर जबरदस्ती है इन्होंने धकेला, थोड़ा सा फिगर वेरी करता है, कोई कहीं से ले रहा है कोई कहीं से, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई बन गई है। तो क्या अब आपके ख्याल में पीटीआई को, आप पीटीआई में हैं वैसे? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आपकी जमात जो है वो पार्लियामेंट के जरिए कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेगी, अदम एतमाद? लेकिन अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर गेम, क्योंकि पार्लियामेंट में तो नंबर चलने हैं और वो फॉर्म 45 और 47 के जो इश्यूज हैं, आप तो देखें ना वहां 50 जो है वो इस वक्त पिटीशंस हैं, एडवांस स्टेज के ऊपर है। अगर वो 50 में से 35 डिसाइड हो गई हुकूमत के खिलाफ, ठीक है पाकिस्तान में है, लेकिन अगर जज को तो गैर जानबदार होना चाहिए। तो जज गैर जानबदार ही तो चाहिए। पीटीआई के हक में फैसले करने के लिए सिर्फ एक काम चाहिए, जज गैर जानबदार हो। तो मुझे बात ये, और प्रेशर ना लें। बात ये हो रही थी नंबर गेम्स की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आपने ये जो केस जीता है इससे पोजीशन मजबूत हुई है पार्लियामेंट्री पार्टी की, अब ट्राइब्यूनल्स के फैसलों का इंतजार करेंगे? 100%, क्योंकि जाली है ना। देखिए ना ट्राइब्यूनल्स में क्या, आप पीटी हर एक को पता है कि नून लीग तो 18 सीटें जीती है टोटल, सारा फॉर्म 47 के ऊपर लाके शहबाज शरीफ को मुसल्लत कर दिया। तो आप जब ये फैसले होंगे, इस वक्त आप देखिए सारी कैंपेन्स किन जजेस के खिलाफ है जो ट्राइब्यूनल के केसेस सुन रहे हैं। ये बड़ा अहम नुकता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से बात शुरू करेंगे।